चलिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक्चुअली हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है आपके पास मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन। इस चैप्टर में एक्चुअली आप दो टॉपिक्स पढ़ोगे। फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसकी कुछ डेरिवेशंस हैं जो पेपर्स में आती हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमने करने हैं। फिर इस चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है वो है रिगार्डिंग टू सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन के अंदर डेरिवेशन थोड़ी सी कम है और न्यूमेरिकल भी कंपैरेटिवली प्रोजेक्टाइल के मुकाबले में कम है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप दो पार्ट्स में पढ़ोगे। फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो पहले मैं 2-3 क्लासों के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को वाइंड अप करूंगा। ठीक है, तो बेटा चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर का नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन को पढ़ने से पहले बेटा हम बात करते हैं कि वन डायमेंशन मोशन क्या होती है। वन डायमेंशन, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे किसी फ्लोर पे चढ़ रहा है, मूव कर रहा है, एक गाड़ी स्ट्रेट रोड पे जा रही है, ठीक है, यानी कि आप मूव करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस या आप मूव करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से मुराद क्या है? आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, ठीक है, ड्रॉप करते हैं तो स्ट्रेट नीचे आ रहा होता है। इस मोशन को हम मैट्रिक में क्या कहते थे? इस मोशन को हम मैट्रिक में कहते थे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसे हम कहते थे फ्री फॉल मोशन। इसके कहते थे मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसको कहते थे फ्री फॉल मोशन। तो बेटा वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ एनी बॉडी, द मोशन ऑफ एनी बॉडी along with x axis और y axis is called motion in one dimension। जब भी कोई भी बॉडी या जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या तो मूव करे along x axis या फिर मूव करे along y axis, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ एनी बॉडी along with x axis और y axis is called वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, इसकी मिसाल क्या होगी? कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो, या जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी मोशन को आप मैट्रिक में कहते थे मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन। बट ये मोशन क्या है? अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन कहेंगे। बट टू डायमेंशन मोशन क्या है? अब एक फुटबॉल रखी है, उसको आप किक मारते हैं। जब आप फुटबॉल को किक मारते हो तो आपने नोट किया होगा वो क्या करती है। मैं अभी आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा। वो एक कर्व पाथ में मूव कर रही होती है। ठीक है, तो यानी कि या तो वो एंगल बनाएगी थीटा एक्स एक्सिस से, या वो एंगल फॉर्म करेगी वाई एक्सिस से। ठीक है, तो मैं अभी आपको उसको बना के दिखा देता हूं आपको। जैसे देखें, आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, अब आप क्या करते हैं? आपने फुटबॉल को किक मारी तो सिंपल क्या होगा? वो इस टाइप की मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म कर सकती है, या उसे अगर आप जमीन से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वो वाई एक्सिस से भी एंगल थीटा फॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म करे तो बेटा ऐसी मोशन को आप कह सकते हो टू डायमेंशन मोशन। यानी टू डायमेंशन मोशन क्या हुआ? इफ एनी बॉडी मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड इट इज नॉट इक्वल टू 90, बट वो एंगल 90 होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एंगल 90 हो गया तो वो कहलाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, या वो कहलाएगा फ्री फॉल मोशन। देन इन एनी प्लेन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। यानी आप क्या करें? जब भी कोई बॉडी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म करे, जब भी कोई बॉडी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म करे, बट वो एंगल 90 का ना हो, ठीक है, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब बेटा टू डायमेंशन मोशन के दो एग्जांपल हैं। एक को आप कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और एक को आप कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ोगे और आप किसके बारे में पढ़ोगे? सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
ठीक है भाई, ओके थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अ बॉडी विच कवर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी जब आप फुटबॉल पे किक मारते हो तो वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करता है और वो अलोंग वाई एक्सिस भी मूव करता है। वो दोनों एक्सिस पे मूव करता है। जब आप एक फुटबॉल पे किक मारते हो तो देखो क्या होता है, इस टाइप की शेप बनती है अगर आप देखें तो। ठीक है, जब आप फुटबॉल पे बेटा किक मारते हो तो सिंपल क्या होता है कि वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करेगा और वो अलोंग वाई एक्सिस भी मूव करेगा। वो दोनों एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करता है। वो एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर करता है और वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसी मोशन को आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा अभी आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अ बॉडी विच कवर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस एट द सेम टाइम is called projectile, and such motion of any body is called projectile motion. Fire from a gun, जब आप गन से फायर करते हो तो स्ट्रेट जा रही होती है बट सामने कोई मौजूद ना हो तो वो भी कर्व में ही गिरेगी। ठीक है, इसी तरीके से कोई एयरक्राफ्ट बम ड्रॉप करता है तो स्ट्रेट नहीं आता, वो भी बेटा कर्व पाथ में आता है। ठीक है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। उस शेप को हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व। ये मैं आगे समझाऊंगा। उस शेप को हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व। ठीक है, जब आप बॉल थ्रो करते हो तो एक्चुअली सब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। यानी जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों एक्सिस पे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करे तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच अगर आप देखते हो, शायद अफरीन एक शॉट खेला तो वो क्या होगा, बहुत ऊंचा शॉट खेल दिया तो वो अलोंग वाई एक्सिस भी जा रहा है और एक्स एक्सिस भी डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करे तो ऐसी मोशन को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बेटा 3 अजम्पशंस हैं। अजम्पशन यानी एज्यूम की भी बात। टेक्निकली ये बात गलत हो सकती है बट अभी आपको मानना पड़ेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो ये तीनों बातें क्या हैं, सही हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ जी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है, जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। द वैल्यू ऑफ जी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो वैल्यू जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अभी ऐसे कैसे पॉसिबल है मैं भी आपको समझाता हूं। अगर आप टेक्निकली देखें तो आप ये देख रहे हो कि हर पॉइंट पे हाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 था, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। कि जब हाइट चेंज होती है तो वैल्यू जी क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन यहां पे आप ये कह रहे हो कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कि जब कोई बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो वैल्यू जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जबकि टेक्निकली डायग्राम से आपको दिख रहा है हाइट चेंज हो रही है तो वैल्यू जी में चेंज आना चाहिए। बट हमें मानना पड़ता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वैल्यू जी क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 2, एयर रेजिस्टेंस इज एज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। एयर रेजिस्टेंस को भी आप नेग्लेक्ट कर देते हो। मैंने सी मिसाल है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने एक शॉट खेला, ठीक है, अब आपको लग रहा था कि 6 होने वाला था बट हवा जो थी, वो जो एयर थी वो आपके अगेंस्ट चल रही थी। ठीक है, तो बॉल बजाय बाउंड्री के बाहर गिरने के हवा की वजह से पहले गिर गया। इसी तरीके से एक्चुअली अगर आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हो, अब आपने कोई कैलकुलेशन की हुई है, उस मिसाइल को टारगेट तक जाना था तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप मानोगे कि जब कोई बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। यानी एयर रेजिस्टेंस को भी आप नेग्लेक्ट कर दोगे, यानी इसका कोई इफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पे इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। अर्थ रोटेशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे इफेक्टिव नहीं होती। हालांकि ये बड़ी मजेदार बात है,
आप कोई शाहीन गौरी हतफ मिसाइल लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मिसाइल ने 6 घंटे के बाद जाके टारगेट करना था। हम जमीन से कांटेक्ट में हैं। दुनिया की हर चीज जो जमीन से कांटेक्ट में, जाहिर सी बात है उसकी वही स्पीड है जो अर्थ की है। अर्थ स्पिन कर रही है, तो जो वेलोसिटी जो स्पीड अर्थ की होगी वो आपकी भी होगी। बट अगर किसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं, 2 घंटे बाद जाके उसने गिरना था, अब वो मिसाइल एयर में और वो ऑब्जेक्ट जमीन से कांटेक्ट में, तो भाई क्या होगा? अब मिसाइल को उस पर गिरना था बट वो ऑब्जेक्ट जमीन से कांटेक्ट में था, तो थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा। मिसाइल बजाय उस पर गिरने की किसी और पे गिर सकता है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो रोटेशन ऑफ अर्थ भी इस पर इफेक्टिव होती है। बट जो मिसाइल होते हैं इसकी जो एक्यूरेसी होती है, ये आम मिसाइल नहीं होते हैं, ये बेसिकली पूरे कंप्यूटर बेस्ड मिसाइल्स हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको मानना पड़ेगा कि जब कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो 3 बातें आपके लिए बड़ी इफेक्टिव है। नंबर 1, वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट, वैल्यू जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एयर रेजिस्टेंस इज एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, अर्थ रोटेशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये तीनों बात अभी आपको मानना पड़ेगी। ठीक है, इसको जल्दी से देख लें, फिर मैं स्लाइड चेंज करूं। यहाँ तक कोई बेटा मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? लेक्चर में अपलोड कर दूंगा कैंट कॉलेज के ग्रुप पे भी और व्हाट्सएप पे भी, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बेटा सुनिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन इस डायग्राम से देखिए। जब कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो आपको साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी के यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक होता है वी एक्स, ठीक है, और एक होता है वी वाई। एक होता है वी एक्स और एक होता है वी वाई। वी एक्स को आप क्या कहते हो बेटा? वी एक्स को आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वी वाई को आप क्या कहते हैं बेटा? वी वाई को आप कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर करती है, और वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बॉडी अलोंग वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करती है। तो जब आप किसी बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, Vx भी होता है और Vy भी होता है। Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और Vy क्या होता है आपके पास? वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, 2 कंपोनेंट होते हैं, बट इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये मैं येलो से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, येलो से आपको दिख रहा है ये, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे बेटा Vx होता है, मगर Vy क्या होता है? 0। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से सुन लीजिएगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते हैं तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, Vx होता है और Vy होता है। बट मैक्सिमम हाइट के ऊपर खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता। वर्टिकल Vy क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं होता तो ये बॉडी मजीद ऊपर जाती रहती। ठीक है, देन अब क्या होगा? अब जब ये वापस नीचे आएगा तो क्या होगा? Vx इसी जानिब होगा और Vy क्या हो जाएगा बेटा? डाउनवर्ड, इसको बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें, जब एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा था, हमने एक ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा से थ्रो किया, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स थे, Vx था और Vy था। बट मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी था वो क्या था? 0 था। ठीक है, मैंने आपसे कहा अगर ये 0 ना होता तो बॉडी मजीद ऊपर जाती रहती। देन अब जब मैक्सिमम हाइट से जब नीचे डाउनवर्ड आएगा तो Vx तो उसी जानिब होगा, बट Vy क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो बेटा अब मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा गौर से इन चीजों को जरा सुन लीजिएगा। अच्छा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चलें ये रेड कलर से ना। एक पॉइंट ये हो गया, इसका नाम रख दिया मैंने लेट्स सपोज बी। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने बी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया,
इसका नाम रख दिया मैंने क्या बेटा, ए, और एक पॉइंट जी हो गया, इसका नाम रख दिया मैंने क्या बेटा, सी। अब एक रीजनिंग क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन किस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और किस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा, मिनिमम। जब कोई भी बॉडी या जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो किस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और किस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, वो आपने बताना है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट ए को इसे कहते हैं लॉन्चिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसाइल या कोई भी बॉल क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। पॉइंट बी को आप क्या कहते हैं, पॉइंट बी को आप कहते हैं लैंडिंग पॉइंट। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दो पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जिस वक्त प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है और जिस वक्त प्रोजेक्टाइल क्या करता है, लैंड करता है, इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बट पॉइंट सी पे बेटा जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम। उसकी वजह देखिए, नेट वेलोसिटी अगर आप निकालें, नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा अगर आप इसको देखें तो। ठीक है, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जनाब क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो खाली कौन सी वेलोसिटी होगी, vx होगी। इसलिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पॉइंट ए जिसको आप कहते हैं लॉन्चिंग पॉइंट और पॉइंट बी जिसको आप कहते हैं लैंडिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बट पॉइंट सी जिसको आप कहते हैं मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। दैट्स व्हाई वी वाई कब हो गया, 0 हो गया, खाली वी एक्स कंपोनेंट होगा। तो यहाँ वेलोसिटी बेटा क्या होती है आपके पास, यहाँ वेलोसिटी कहलाती है मिनिमम। गॉट इट, ये पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा बेटा, मैसेज थोड़ा बॉयज पे मैसेज ना करें वरना मैं ग्रुप से आपको लीव करवा दूंगा। ठीक है बेटा, ओके फाइन बेटा। ठीक है भाई, अब बेटा हम आ रहे हैं किसके ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर। ठीक है, डेरिवेशन से हम स्टार्ट करते हैं। अब कुछ डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस क्या हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 ड्राइव करनी है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन है। फिर दूसरी डेरिवेशन आएगी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहेगा। ठीक है, और तीसरा आएगा हॉरिजेंटल रेंज, और फिर आएगा वर्टिकल हाइट। तो ये 4 डेरिवेशंस हैं, जबकि एक पांचवी भी है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी की। मगर जो शुरू की 4 मैंने आपको बताई है वो इंपॉर्टेंट है, उन 4 में से 2 पेपर में आती हैं। अभी इस साल जो सिलेबस प्रोड्यूस हुआ है उसमें हॉरिजेंटल रेंज और वर्टिकल हाइट आपने पढ़ना है। तो फिलहाल मैंने सारी डेरिवेशंस आपको करवानी है। ठीक है, तो दोबारा सुनिएगा, डेरिवेशन क्या है, नंबर 1 टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमने उसके लिए इक्वेशन निकालनी है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में कितनी देर रहेगा। मैं एक्चुअली डेरिवेशन आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये कुछ डेरिवेशंस हैं। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो ये करनी होगी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में कितनी देर रहेगा, वर्टिकल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। ये 1 2 3 4 5 डेरिवेशंस हैं। ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको देख के आप परेशान मत हो। ये डेरिवेशन मैंने अभी ड्राइव करनी है। ये 5 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5। बट ये जो आपके पास काम के टॉपिक है ना बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4, ये आपने 4 याद करने हैं।
मगर जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वर्टिकल हाइट का टॉपिक है और हॉरिजॉन्टल रेंज का टॉपिक है। तो ये चैप्टर ऑफिशियली अब स्टार्ट होगा। ये डेरिवेशंस आपने याद करनी है और इसके अलावा आपने क्या याद करना है, डेरिवेशन के अलावा इसके फिर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स इसके बुक के भी हैं और बुक के अलावा आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, वो भी मैं वक्त के साथ साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे भी आपने देखा होगा मैंने एक चैप्टर नंबर 4 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 1, अभी मैंने एक ग्रुप पे इसको शेयर किया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको शेयर कर दूंगा और इन फ्यूचर में आपको न्यूमेरिकल के पास पेपर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा अब आते हैं हम असल टॉपिक के ऊपर, डेरिवेशन नंबर 1। यहाँ पे 2, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है 2, बट ये डेरिवेशन नंबर आपके पास बेटा क्या है, 1 है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इस बात का मतलब क्या है जरा सुन लीजिएगा। जब एक बॉडी या जब एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपको पता है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपने करना है क्या बेटा, आपने डायरेक्शन ड्राइव करनी है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। वो इस हाइट पे, यानी पॉइंट नाम रख दें इसका ए, इस पॉइंट से चले बी से ए पे पहुंचने में उसे जितना वक्त लगेगा, बी से ए पे पहुंचने में उसको जितना टाइम लगेगा, आपने उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो एक्चुअली डायरेक्शन नंबर क्या आपके पास बेटा, ये आपको दी हुई डायरेक्शन नंबर 1, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है कि जब एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में उसको कितना वक्त लगता है, आपने इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है। इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फॉर इट्स मोशन फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट और फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द टारगेट पॉइंट एट द लॉन्चिंग लेवल। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो लॉन्चिंग पॉइंट, ये पॉइंट भी क्या है लॉन्च, यहाँ से लॉन्च किया, ई क्या कहलाएगा हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, या हाईएस्ट पॉइंट से लेके अब इस पॉइंट सी को आप बोलेंगे टारगेट पॉइंट, टारगेट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, जितना टाइम बी से ए पे लगेगा उतना टाइम ए से सी पे भी लगेगा। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फॉर इट्स मोशन फ्रॉम द launch point to the highest point or from the highest point to the target point at the launching level। अच्छा बेटा कैसे करेंगे, ये जो डेरिवेशन है एक्चुअली ये पूरी हम न्यूमेरिकल के स्टाइल में करेंगे, इसको रट्टा नहीं मारना है बेटा, इसको आपने क्या करना है समझना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम लेंगे इसको VOY, या खाली आप VY भी लिख सकते हो। VY क्यों लेंगे, क्योंकि ये मूव कर रहा है अलोंग Y एक्सिस, तो वेलोसिटी कौन सी वाली आएगी, VY वाली आएगी, VX वाली नहीं आएगी। तो VI को हमने बेटा क्या लिखा, VOY। और आपको याद होगा आप पढ़ते थे मैट्रिक में, VX इक्वल टू V cos थीटा और VY इक्वल टू V sin थीटा। तो भाई VI को हमने लिखा VOY, ये किसके बराबर होगा, VO sin थीटा के। ठीक है, अब VF क्या होगा, VF या देखो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि VY क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। VY क्योंकि 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है VF क्या लिखा जाएगा, VF बराबर होगा बेटा किसके, 0 के। VF किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, और A क्या होगा, -G। A -G क्यों होगा भाई, A -G इसलिए होगा कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यानी ये अगेंस्ट क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं बेटा, ए को हम क्या लिख रहे हैं, ए को हम लिख रहे हैं -G। दोबारा सुनिएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लिखी है बेटा, VY लिखी है, VY इक्वल टू V sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। ए बराबर होगा किसके, -G के। ठीक है, ए बराबर होगा -G के। देन आपने क्या किया, अब हम यूज करें, नाउ वी हैव टू यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। VF बराबर है VI प्लस AT के, VF बराबर है VI प्लस AT के। ठीक है, तो अब क्या होगा, VI यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, VF यहाँ पे ऐसे ही आ गया, VI यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और AT ऐसे ही आ गया। ठीक है,
अब बेटा आप क्या करोगे, ए था यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई यहाँ पे प्लस की फॉर्म में था, वहां नीचे आगे क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अच्छा एक मिनट जरा, मैं आप लोगों की चैट को ही ऑफ करूं, आपस में बात ना करें आप लोग, ठीक है। अच्छा वी आई यहाँ प्लस में था, यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। ए टी बेटा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब ए था मल्टीप्लाई की फॉर्म में, नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो अब हमने इस टी को टी हाफ लिखा है। टी हाफ पता है क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं निकालूंगा टोटल टाइम निकालूंगा, तो ये एक्चुअली इसका आधा होता है। तो चाहे तो यहाँ पे आप स्मॉल टी लिख दें, टी हाफ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल वेलोसिटी क्या थी बेटा, 0, माइनस साइन ऐसी आ गई। वी आई क्या था, वी ओ वाई, और ए क्या था, माइनस जी, ठीक है। तो 0 माइनस वी ओ वाई क्या आएगा, माइनस का वी ओ वाई आएगा, माइनस का जी आएगा। माइनस से माइनस बेटा क्या कर दो, कैंसिल, क्या बचेगा, वी ओ वाई ओवर जी। वी ओ वाई क्या था, वी ओ साइन थीटा अपॉन में आ गया जी, तो टी हाफ बराबर आएगा वी ओ साइन थीटा ओवर जी के, वी ओ साइन थीटा ओवर जी के। बेटा देखिए मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि ये वी आई जो है ना, वी वाई के बराबर इसलिए होगा कि बॉडी मूव कर रही है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, ये हाइट पे जाएगा ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी, इसलिए हम लिखेंगे वी वाई। अगर हम रेंज की बात करते, अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी लेते वी एक्स वाली। ये अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है, तो इसके हमने वेलोसिटी बेटा कौन सी ली है, वी वाई वाली ली है। तो वी आई बराबर होगा वी ओ वाई के, जिसको आप वी ओ साइन थीटा लिख सकते हैं। मैक्सिमम हाइट पे बॉडी आ जाएगी रेस्ट की फॉर्म में, तो वी एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए बराबर आएगा किसके, माइनस जी के, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। देन आपने क्या किया, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के, वी आई प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस में आ जाएगा, ए टी था, अब ए था मल्टीप्लाई की फॉर्म में, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है 0, वी आई क्या आ जाएगा, वी ओ वाई, ए क्या आ जाएगा, माइनस का जी, माइनस से माइनस करते हैं कैंसिल, तो वी ओ वाई बराबर आएगा वी ओ साइन थीटा के, अपॉन में क्या आ गया, जी आ गया। तो बेटा ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसके लिए, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डायरेक्शन भी अभी आपको समझा दूं। बेटा थैंक यू। बाकी जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा एक दफा इसको दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा बेटा अब पार्ट 2 कह लें आप, डायरेक्शन नंबर 2, वो क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहेगा, यानी जिस पॉइंट से लॉन्च किया और जब ये टारगेट पे पहुंचा तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगर टेक्निकली आप सोचें, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा, यानी कि एक्चुअली टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज द total time taken by projection for its motion from the launching point to the target point and the launching level। यानी कौन सा टाइम है, इट इज अ टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्शन फॉर इट्स मोशन फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट, बी को कहेंगे लॉन्चिंग पॉइंट, और ये आपके पास जो पॉइंट सी है ये क्या है, टारगेट पॉइंट। तो आप पहले लॉन्चिंग पॉइंट से लेके टारगेट पॉइंट में पहुंचने में इसको जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उससे हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। और जो टी हाफ हमने लिखा था, टी हाफ जो हमने बेटा लिखा था, ये दिख रहा है आपको टी हाफ, ये था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और उसको हाफ इसलिए लिखा था, ये कैपिटल टी का क्या हो जाएगा, आधा टाइम होगा, ठीक है। अब जरा इस टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। इट इज अ टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्शन फॉर इट्स मोशन फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द टारगेट पॉइंट एट द लॉन्चिंग लेवल, ठीक है। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे बेटा, इसमें जरा आप देखिएगा एग्जैक्टली इसमें ऐड कर देंगे, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to escape is equal to the time taken for descending dots. The total time of flight is twice that to reach the maximum height। मतलब हम टाइम को क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस से मुराद क्या है, इसको हम कर देंगे डबल,
सो टी बराबर होगा 2t हाफ के, टी बराबर होगा 2t हाफ के। एक मिनट मैं इसको बता दूं, हाईलाइट कर दूं, टी बराबर होगा 2t हाफ के। तो बेटा टी हाफ किसके बराबर था? 2v साइन थीटा ओवर जी के। या फिर कैपिटल टी ऐसे ही आ जाएगा और फॉर्मूले का 2 आ गया, जबकि टी हाफ क्या था? v साइन थीटा ओवर जी। तो ये फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको देखें ताकि मैं एक केस और समझा दूंगा जल्दी से ना, एक केस मैं आपको और समझा दूंगा, तो 3 डायरेक्शन शायद हो जाएंगे। आज हमने क्या बात की? आज हमने पहले बात की वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, देन बात की टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, फिर बात की प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और अभी हमने 2 केसेस कर लिए। इंशाअल्लाह मैं आज तीसरा केस भी करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में क्लास 7 मिनट में ऑफ हो जाएगी, तो मैं थर्ड केस भी समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा आप लोगों को? ठीक है बेटा, चलो बेटा लास्ट केस देख लें। मैक्सिमम हाइट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम हाइट का टॉपिक। मैक्सिमम हाइट से मुराद क्या है कि अब आपने डायरेक्शन ड्राइव करनी है, एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यहाँ इस पॉइंट पे जो पहुंचेगा, तो आपने हाइट के लिए डायरेक्शन ड्राइव कर दी। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्चिंग लेवल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द प्रोजेक्टाइल फ्लाइट। यानी इन शॉर्ट ये क्या है कि व्हेन अ बॉडी कवर्ड vertical distance during projectile motion is known as maximum height और vertical range और vertical distance भी कह सकते हैं इसको। जब एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम वर्टिकल हाइट कहते हैं। अच्छा बेटा इसको भी न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। वी आई क्या होगा? वी ओ वाई, यानी कि वी साइन थीटा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट में निकाला था। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और ए क्या हो जाएगा? माइनस का जी। क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, हाइट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर हम जो वेलोसिटी लिखेंगे वो वी वाई वाली लिखेंगे। ठीक है, तो वी आई क्या हो गया? वी ओ वाई हो गया, यानी वी ओ साइन थीटा। वी एफ क्या हो गया? 0 हो गया, ए बराबर होगा माइनस जी के। नाउ वी हैव टू यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप चाहें तो सेकंड से भी कर सकते हैं, बट सेकंड से करोगे तो मेथड काफी मुश्किल हो जाएगा, उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा। दैट्स वाई मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। किस इक्वेशन से बेटा? मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब एस हमने निकालना है, 2a मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, नीचे आके बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वेव स्क्वायर माइनस, या माइनस साइन थी, माइनस वी आई स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, 2a नीचे डिवाइड में आ गया। एस को हमने लिख दिया एच, एस को हमने लिख दिया एच। फाइनल वेलोसिटी क्या दी हुई थी आपको? 0। फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई थी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी ओ वाई। 2 ऐसे आ गया, ए के बजाय क्या आएगा? माइनस का जी आ जाएगा। अब 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस का वी स्क्वायर ओ वी, माइनस का 2g आ जाएगा। बेटा माइनस से माइनस क्या कर दोगे आप? कैंसिल। वी वाई क्या था? अभी बचा वी स्क्वायर ओ वाई 2g। अब आपको पता है वी वाई क्या था? वी वाई अभी आपने पढ़ा था, मैं कलर चेंज कर लूं, थोड़ा सा सही नहीं आ रहा ये। वी वाई था वी साइन थीटा, और बेटा होल पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, और 2g ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो v का स्क्वायर क्या आएगा? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा? 2g आएगा। h ऐसे आ गया, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेटा ये हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा कि हाइट बराबर होगी v साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये बात भी आप लिख सकते हो, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये बात भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप नोट करें 3 डायरेक्शंस आपने पढ़ी हैं, तीनों में खास बात थी। जी तो कांस्टेंट था, इन तीनों डायरेक्शन में 2 बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएबल थे। एक था वेलोसिटी, कि आपने ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से थ्रो किया, और दूसरा था एंगल, किस एंगल से थ्रो किया। ठीक है बेटा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 केसेस पढ़ लिए, एक केस बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाअल्लाह हॉरिजॉन्टल रेंज कराऊंगा, और फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो हार्डली 2 से 3 क्लासों के अंदर प्रोजेक्टाइल का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा बस आज मैं क्लास यहाँ खत्म करूंगा। जहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, और बाकी मुझे आप फिर मैसेज करके कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। ठीक है।
जी बेटा, कल इंशाल्लाह मैं क्लास लूंगा। मोस्ट प्रॉबल चांसेस हैं कल क्लास में सुबह 12 बजे लूंगा, ठीक है? तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कॉलेजेस के क्लास लेना चाहें तो ले सकते हैं। बेटा कल एक्सपेक्टेड है, कल क्योंकि कल फ्राइडे, तो कल मैं क्लास एक्सपेक्टेड 12 बजे लूंगा, ठीक है? 12 o'clock में कंफर्म ले लूंगा। ठीक है बेटा, फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए याद दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।